ये कहानी है दुनिया की पहली जेनेयाती तौर पर तरमीम शुदा बच्चियों की। एक ऐसा लम्हा जिसने साइंस की दुनिया को सच पूछें तो हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आइए इस मामले की तह तक चलते हैं। कहानी शुरू होती है नवंबर 2018 में। एक साइंसदान के ऐलान ने पूरी दुनिया में जैसे एक तूफान बर्पा कर दिया। यही वो लम्हा था जहां से लुलू और नैना की कहानी का आगाज हुआ। और फिर खबर आती है चीनी साइंसदान ही जेंगकुए की तरफ से, एक ऐसा इंकशाफ जो सबको हिला कर रख देता है। उन्होंने ऐलान किया कि लुलू और नाना, दो जुड़वा बच्चियां पैदा हो चुकी हैं। और ये कोई आम बच्चियां नहीं थी, इनके जीन्स को एडिट किया गया था। और बस इसी ऐलान के साथ एक सवाल ने जन्म लिया जिसने पूरी साइंसी दुनिया और आवाम को उलझा दिया। क्या ये एक बहुत बड़ा तिब्बी मौजिज़ा था या फिर अखलाकियात की एक ऐसी खिलाफ वर्जी जिसकी कोई माफ़ी नहीं? अच्छा, इस वाक़े की अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले इस टेक्नोलॉजी को जानना होगा जिसने ये सब मुमकिन बनाया। बात हो रही है क्रिस्पर की, वो टूल जो जिंदगी के कोड को ही एडिट कर सकता है। तो ये क्रिस्पर है क्या? आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये बैक्टीरिया का एक कुदरती दिफाई निज़ाम है। मतलब बैक्टीरिया इसे वायरस से लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। साइंसदानों ने इसी सिस्टम को लेकर एक ऐसा टूल बना लिया है जो किसी भी जानदार, यहां तक कि इंसानों के डीएनए में भी ठीक निशाने पर जाकर तब्दीलियां कर सकता है। और यहां से क्रिस्पर की कहानी में जो तेजी आई है ना, वो कमाल है। जरा सोचिए, 2005 में यह सिर्फ एक आइडिया था, बैक्टीरिया के अंदर एक छोटा सा डिफेंस सिस्टम। फिर जेनिफर डूडना जैसे साइंसदानों ने इस पे काम शुरू किया और 2012 तक ये एक प्रॉपर जीन एडिटिंग टूल बन चुका था। और इतना अहम काम था कि 2020 में इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिल गया। मतलब चंद सालों के अंदर एक अनजान सी तहकीक से नोबेल प्राइज तक का सफर, ये जदीद साइंस की रफ्तार दिखाता है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत दिलचस्प है। इसके 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहले, सिस्टम डीएनए में उस जीन को ढूंढता है जिसे बदलना है। फिर एक एंजाइम, जिसे आप मॉलिक्यूलर कैंची कह सकते हैं, जाके डीएनए को ठीक उसी जगह से काट देता है। और आखिर में खलिया खुद अपनी कुदरती मरम्मत के निज़ाम के जरिए उस कटी हुई जगह को ठीक करता है और इसी दौरान वो तब्दीली हो जाती है जो हम चाहते हैं। हिजियानकुई के इस धमाका खेज ऐलान से पहले ही साइंसी बरादरी ने कुछ उसूल, कुछ अखलाकी हुदूद तय कर रखी थीं। बात है 2015 की, जब साइंसदान जोनजियो हुआंग ने इंसानी एम्ब्रियोज पर कुछ तजुर्बात किए। लेकिन ये वो एम्ब्रियोज थे जो जिंदा नहीं रह सकते थे। इन तजुर्बात से एक बहुत अहम बात सामने आई कि ये टेक्नोलॉजी अभी परफेक्ट नहीं है। कभी कभी ये गलत जगह पर भी तब्दीली कर देती है। इसी वजह से ज्यादातर साइंसदानों ने कहा कि भाई अभी इंसानों में इसके इस्तेमाल पर आर्जी पाबंदी लगा देनी चाहिए। तो एक तरफ आलमी इत्तेफाक राय था कि तजर्बात सिर्फ उन एम्ब्रियोज पर होंगे जो जिंदा नहीं रह सकते, सब कुछ शफाफ होगा और जिंदा बच्चों की पैदाइश पर पाबंदी होगी। दूसरी तरफ ही जेंगकुई ने क्या किया? उन्होंने न सिर्फ जिंदा बच्चों की पैदाइश मुमकिन बनाई, बल्कि सारा काम खुफिया तौर पर किया और साइंसदानों के इत्तेफाक राय को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। यह सिर्फ एक उसूल तोड़ना नहीं था, बल्कि एक ऐसी हद पार करना था जिसके नताइज बहुत दूर तक जा सकते हैं। चलें अब वापस चलते हैं हांगकांग की इस कॉन्फ्रेंस में, जहां ही जियानक्वे ने अपना ऐलान किया और साइंसी बरादरी का रद्द अमल फौरी और बहुत शदीद था। अपनी प्रेजेंटेशन में ही ने बताया कि उनका मकसद उन बच्चियों को एचआईवी से महफूज बनाना था, जिसके लिए उन्होंने CCR5 नामी एक जीन को गैर फ़ाल किया। उन्होंने ये भी बताया कि इस पूरे तजुर्बे में 8 जोड़े शामिल थे और कुल 31 एम्ब्रियोज को एडिट किया गया। उन्होंने अपनी तरगीब IVF के बानी रॉबर्ट एडवर्ड्स को करार दिया कि जैसे उन्होंने तनकीद की परवाह नहीं की, वैसे ही वो भी एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। लेकिन साइंसी बिरादरी ने उसे बहादुरी नहीं समझा। नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान डेविड बॉल्टिमोर ने जो कहा, वो सबके जज्बात की अक्कासी करता था। उन्होंने कहा कि ये साइंसी बिरादरी की नाकामी है कि वो खुद को मुनज़्ज़म नहीं कर सकी और ये एक बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है। और सितम ज़रीफ़ी ये है कि साइंसी तौर पर भी ये तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ। मतलब वो जीन में जो तब्दीली करना चाहते थे वो तो हुई ही नहीं, बल्कि कोई और ही तब्दीली हो गई। अब इन बच्चियों की सेहत पर इसके क्या असरात होंगे, तवील मुद्दत में क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। तो आखिर में देखते हैं कि इस वाक़े के बाद क्या हुआ और ये इंसानियत के मुस्तकबिल के लिए कैसे कैसे सवालात छोड़ गया है। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेज था। ही जियांगकुए नज़रों से गायब हो गए, उनका तहकीकी प्रोग्राम बंद कर दिया गया। दुनिया भर के साइंसदानों ने, ख़ास तौर पर चीन के साइंसदानों ने इसकी सख्त मज़म्मत की। आलमी इदारा सेहत को एक कमेटी बनानी पड़ी और आखिर में ही जियांगकुए और उनके 2 साथियों को जुर्माने और 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि रद्द अमल मुकम्मल तौर पर यकतरफा नहीं था।
जहां हर तरफ से मजम्मत हो रही थी, वहीं कुछ लोगों ने उनकी हिम्मत की तारीफ भी की। यहां तक कि उनके अपने उस्ताद ने भी उन्हें एक ज़हीन और पुरजोश साइंसदान करार दिया, जिससे इस बहस की पेचीदगी का अंदाजा होता है। ये पेशगोई करना तो तकरीबन नामुमकिन है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। इस टेक्नोलॉजी को काबू करना कितना मुमकिन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, लूलू और नाना की पैदाइश ने एक नए दौर का दरवाज़ा खोल दिया है और हम अभी उसके बिल्कुल इब्तदाई मरहले में खड़े हैं।